अगर आपके 5 करोड़ की परचेज है तो उसका 10% इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। ये भी सेक्शन 21 में उन्होंने वो ऐड किया हुआ। आपने 5 करोड़ की परचेज उस बंदे ली है जिसका एनटीआर ही नहीं है। एफबीआर पे ऑडिट करता है, इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में, कंपनी पे अपना ऑडिट करवाती हैं, उनमें फ़र्क क्या है? अगले ने रिसीवेबल डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, आपकी लायबिलिटी आ रही है। इस तरह गिफ्ट जो है वो आपने डोनर को देखना है कि डोनर कौन है, देने वाले का एनटीएन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गिफ्ट ले लिया, सपोज 5 करोड़ रुपया जी फादर से लिया है और फादर आपका टैक्स ना देता हो। 122(5) है और 122(1) में फ़र्क क्या है? अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है, अदरवाइज वो 122 पे जाते हैं। जो कि कानून में अभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप 111 का सेपरेट नोटिस डालेंगे और फिर इसके बाद जो है वो 122 की तरफ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो वो उसको साल में 4 नोटिस आने 147 के। सेल टैक्स में भी सेक्शन 25 बेतरे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो थर्ड पार्टी डाटा पूरा इस्तेमाल करे और जो उसका बंदे की डिडक्शन है उसका वो दे और प्रॉपर सर्विस करवाए। रिकॉर्ड वकील के पास नहीं होता। देखिए वकील ने तो आपका केस प्रेजेंट करना है, रिकॉर्ड आप अपने पास रखें। तो 221 आप कर नहीं सकते इसकी रेक्टिफिकेशन। 177 अगर टैक्स पेयर का ऑलरेडी एक दफा हो चुका है तो वो भी 3 साल तक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं फजल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा आज टॉपिक है वो है ऑडिट। ऑडिट तो वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल अपना ऑडिट करवा के रिपोर्ट जारी करती हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों का ऑडिट होता है जो सालाना रिपोर्ट जारी होती है। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो एफबीआर का जो निज़ाम है उसमें इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का ऑडिट क्या है और एफबीआर ऑडिट किस तरह करता है और ऑडिट का तरीक़ेकार कितने सालों तक होता है, कब तक एफबीआर के अफसरान सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में ऑडिट कर सकते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मलक जलील अवान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के माहिर टैक्स अमूर हैं। मलक जलील अवान साहब, इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ऑडिट को आप किस तरह देखते हैं? इनकम टैक्स और सेल टैक्स का ऑडिट जो है, जैसा कि आपको पता है कि ये इनकम टैक्स के ऑडिट भी 2 तरह के होते हैं और सेल टैक्स के भी अमूमन वो 2 तरह के होते हैं। इनकम टैक्स में 214C में बोर्ड की सिलेक्शन होती थी जो कि 2018 के बाद नहीं हुआ। 177 में जो है वो इनकम टैक्स का वो होता था। इस तरह वो 72-72B में सेल टैक्स का ऑडिट होता है या 25 में ऑडिट होता है ज़्यादा जो है ना जी उस चीज़ का। तो ये दोनों ऑडिट जो है 72B का और 214C का, ये बोर्ड ने चूँकि ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा फोकस है, ये अभी रोके हुए हैं और ज़्यादा जो वो हो रहा है वो सेल टैक्स में सेक्शन 38 का हो रहा है। जिस तरह वो स्टॉक का ऑडिट करते हैं या वहाँ पर रेड होती है, इस तरह वो 25 का ऑडिट करते हैं। इस तरह इनकम टैक्स में भी जो है वो अब पावर मिल गई है उनको जाकर स्टॉक चेक करने की और 177 का ऑडिट होता है। इसी तरह अगर कोई डायरेक्ट जो है वो कोई आपने ऑडिट करना हो, नोटिस डालना हो तो वो 122 का होता है। अगर कोई असेसमेंट अरूनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होती है तो वो भी डायरेक्ट नोटिस होता है 122(5) में, वो एडिशनल कमीशन करता है। एफबीआर कितने किस्म के ऑडिट कर सकता है? वैसे ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो 122 का सेक्शन है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का। उसमें डायरेक्ट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि एक बंदे की कंसीलमेंट है तो वो 111 का पहले आप नोटिस देते हैं, 111 कंक्लूड करने के बाद 122 की तरफ जाते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो, कंसीलमेंट हो और उसने वो चीज़ रिटर्न में डिक्लेयर ना की हो। दूसरा जो है वो 122(5) का होता है। 122(5) में एक चीज़ डिक्लेयर तो टैक्स पेयर ने की होती है लेकिन वो अरूनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होती है। जिस तरह कोई गिफ्ट है या फॉरेन रेमिटेंस कह दे या इनहेरिटेंस कह दे या उसने मिनिमम टैक्स नहीं दिया, टर्नओवर टैक्स नहीं दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस गलत हैं, तो ये इस पर जो है वो 122(5) का इस्तेमाल होता है। इस तरह जो कंप्लीट ऑडिट होता है 177 का, उसमें पहले 177 में कमिश्नर सेलेक्ट करता है या 214C में, बाद में उसकी अमेंडमेंट 122 में ही होती है। लेकिन उससे पहले उसमें आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स पेयर से मंगवाते हैं, उसके तमाम आप उसके इनकम टैक्स अफेयर्स का ऑडिट करते हैं, उसकी तमाम सेल परचेज को देखते हैं, उसके एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को देखते हैं और उसके बाद जो है वो उसका कंप्लीट जो है वो कम्प्रिहेंसिव है। तो ज़्यादातर जो है ये 3 किस्म के मैंने आपको ऑडिट बता दिए, 122(1), 122(5) है और 177 का। ये सारे जो कंक्लूड होते हैं ये 122 में ही जाकर आखिर पर जो है जो वो कंक्लूजन होते हैं। मतलब जलील साहब, ये कितने किस्म के ऑडिट है
اور जिस तरह कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल अपना ऑडिट करके रिपोर्ट जारी करती हैं ऑडिट का, एफबीआर पे ऑडिट करता है इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में, कंपनी पे अपना ऑडिट करवाती हैं, इनमें फ़र्क क्या है? आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो जब सर्टिफाइड करते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स करते हैं, तो वो उसी अकाउंट्स को आप एफबीआर में भी ज़ाहिर है उसकी अथेंटिसिटी को उन्होंने चेक करना होता है एफबीआर के पास। लेकिन वो देखें, वो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नज़र आए तो फिर वो उसी चीज़ का ऑडिट होता है। हाँ, अगर वो देखते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जो है वो सर्टिफाइड कर दी है और रिकॉर्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी ना निकले तो वो ऑडिट क्लोज भी हो जाता है। कंपनीज का ऑडिट जो होता है वो 177 का होता है अमूमन, उसमें जो है वो डायरेक्ट 122 का नोटिस नहीं आता। इनकम टैक्स का ऑडिट कंपनी का जो होता है वो 177 का होता है या 214C भी होता है। कंप्रिहेंसिव ऑडिट होता है, उसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स सारा जो है वो उस चीज़ को देखा जाता है। इस तरह इंडिविजुअल के केसेस में तो चूँकि और एओपी के केसेस में तो चूँकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते, अब वो 30 करोड़ से ज़्यादा वालों को उन्होंने कहा है कि वो भी बैलेंस शीट और साथ अकाउंट्स जो एडवर्टाइज कर, तो इसमें जो है वो ऑडिट जो होता है वो भी अमूमन उसके पैरामीटर भी वही होते हैं कि 177 में अमूमन जो सिलेक्ट होता है 214C की नहीं है। और इसमें भी ऑफिसर्स बाउंड हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, अगर उनके पास कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो उसी को अमेंडमेंट करते हैं। हाँ, अगर टैक्स पेयर जो है वो अब नई लॉ में जो चेंजिंग आई है, अगर टैक्स पेयर कोई रिकॉर्ड नहीं देता, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देता ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट, तो फिर वो उसका जो है वो सेक्टोरियल एनालिसिस की बेस पर, उसकी हिस्ट्री की बेस पर, और उसको जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी और सेक्टर एनालिसिस की बेस पर उसको जो है वो टैक्स लगाया जा सकता है। अच्छा, मतलब जलील रहमान साहब, एक टैक्स पेयर अगर गलत गिफ्ट डालता है या विरासत डालता है या लोन डालता है तो उसका ऑडिट फिर कैसे होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ज़्यादातर जो है वो मेरे ख्याल में 122(5) आता है। उसकी वजह ये है कि ये एक कंसीलमेंट या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है गिफ्ट डालना। या तो आप उसका कंप्लीट ऑडिट करें 177 में। 177 में भी एक लॉ आ गया कि एक दफ़ा एक टैक्स पेयर का ऑडिट हो जाए तो उसके बाद जो है वो उसका 3 साल तक ऑडिट नहीं होता। तो इससे मुराद ये है कि अगले टैक्स पेयर, अगर टैक्स पेयर ने कोई गिफ्ट डाल दिया कि मेरा ऑडिट हो गया, या गिफ्ट या इनहेरिटेंस उसने डाल दिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उससे पूछा नहीं जाएगा। तो उसके लिए 122(5) ये जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। 122(5) एक एडिशनल कमिश्नर होता है ग्रेड 19 का, उसकी पावर होती है कि 122(5) वो अरूनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो गिफ्ट की कंडीशंस को देखकर उसको देख सकता है कि गिफ्ट की जेन्युइननेस क्या है, एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है। अगर इनएडमिसिबल है तो वो सेक्शन 39 में जाकर उसको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनाकर उस पर जो है वो टैक्स लगा सकता है। इस तरह इनहेरिटेंस भी अगर आपने डाल दी है, कई दफ़ा लोग जो है वो इनहेरिटेंस गलत डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता पीछे, तो ऑडिट 122(5) से मुराद ये नहीं है कि टैक्स को लगाना है, आपके लोन को वेरीफाई करना है कि लोन की कंडीशन आपने फुलफिल की है कि नहीं। सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि क्रॉस चेक लोन आपने लेना है, किससे लिया है, अगले ने रिसीवेबल डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, आपकी लाइबिलिटी आ रही है। इस तरह गिफ्ट जो है वो आपने डोनर को देखना है कि डोनर कौन है, देने वाले का इंडियन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गिफ्ट ले लिया, सपोज 5 करोड़ रुपया जी फादर से लिया है और फादर आपका टैक्स ना देता हो। गिफ्ट ब्लड रिलेशन पर होता है ना जो, तो गिफ्ट के लिए भी कंडीशन, कई लोग वो ये समझते हैं कि गिफ्ट डीड बना दी है, गिफ्ट डीड नहीं है। जो मेन कंडीशन है वो सोर्स होना चाहिए। गिफ्ट देने वाले के पास सोर्स होना चाहिए, वो अपने आउटफ्लो में दिखाए, गिफ्ट देने वाला इनफ्लो में दिखाए, दोनों का ब्लड रिलेशन होना चाहिए। तो ये 122(5) में एडिशनल कमिश्नर देखता है। इसी तरह आपने फॉरेन रेमिटेंस का पूछा कि 122(5) में क्या सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंस में भी 50 लाख तक जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 50 लाख तक भी आपने जो पैसा बाहर से मंगवाना है फॉरेन रेमिटेंस, उसके लिए भी कंडीशन यही है कि वो बैंकिंग चैनल है या आपके अकाउंट में है, बाहर से है। बेशक वो अब ला में उसमें उन्होंने मजीद चेंजिंग कर दी है कि बैंक के अलावा भी, यानी कि जो है जो बाकी कंपनीज हैं, वेस्टर्न यूनियंस है या वो दूसरी मनी एक्सचेंज, उनके जरिए आ सकता है। बंदा बाहर होता है, अपने फैमिली को पैसे भेजता है, उसका भी ऑडिट इस तरह ही होगा। जो बंदा बाहर रह रहा है और वो अपनी फैमिली को पैसे यहाँ पर भेज रहा है, बेशक वो जितने पैसे भेजे तो वो उसका कोई नहीं। हाँ, ये है कि अगर वो 50 लाख से ज़्यादा भेजता है तो फिर बताना पड़ता है कि उसकी जॉब क्या है, वहाँ पर काम क्या है, उस चीज़ का जो है वो डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अगर कोई टैक्स पेयर अपनी बैंक स्टेटमेंट गलत देता है तो उसका भी ऑडिट होगा, और कैसे होगा? हाँ, इसमें ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में आता है, ये 122(5) में नहीं आएगा। इसमें डायरेक्ट जो है वो सेक्शन 122 डेफिनेट इन्फॉर्मेशन लगती है। इसमें सबसे पहले जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जब आपने कंसीलमेंट, इसमें 111 की चूँकि एडिशन होती है, तो इसमें यह है कि पहले आप 111 का नोटिस दें।
अगर एक आपने बैंक शो ही नहीं किया हुआ या आपके बैंक में सपोज 50 करोड़ है, आपकी सेलें जो है वो 20 करोड़ की है, तो 111 का नोटिस जो है वो पहले ऑफिसर भेजता है, पहले उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। अगर उसको प्रॉपरली रिकनसाइल कर देता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ एक टैक्स पेयर, तो वहां पर क्लोज हो जाता है। अगर वो नहीं करता तो वो 111 को कंक्लूड करता है और उसके बाद 122 की तरफ जाएगा और वो उसको जो है वो टैक्स लगा सकता है। मलिक साहब, जो टर्नओवर है, अगर कोई बंदा टर्नओवर देता है और टर्नओवर पर टैक्स नहीं देता तो फिर उसका ऑडिट कैसे होगा? आपकी मुराद 113 के टैक्स से है। टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल और यूपी का हो तो उन्होंने 1.25 देना है, और इसी तरह कंपनीज ने, हर कंपनी ने जो है वो 1.25 टर्नओवर देना है। तो इसके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, या ये 122(5) में जाएगा या कंप्लीट ऑडिट 177 में जाएगा। तो 221 आप कर नहीं सकते इसकी रेक्टिफिकेशन। 177 अगर टैक्स पेयर का ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका है तो वो भी 3 साल तक नहीं होगा, तो उसके लिए बोर्ड के अप्रूवल ज़रूरी है। तो 122(5)(a) में जो है वो एडिशनल कमिश्नर, अगर एक बंदे ने 113 का टैक्स नहीं दिया या उसने रिडक्शन क्लेम की हुई है तो वो उससे रीज़न पूछ सकता है और उसको जो है वो 122(5)(a) में करके वो जो है वो टैक्स चार्ज कर सकता है। अच्छा, एक टैक्स पेयर मलिक साहब अपना जो अखराजात क्लेम करता है, अगर उसमें अपनी कास्ट से ज़्यादा डिक्लेयर कर देता है और अब उनकी इनकम कम हो जाती है, फिर उसका जो ऑडिट होगा वो कैसे होगा? आपकी मुराद जो है वो एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस से है। सेक्शन 20 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको अलाउबल है। सेक्शन 21 ये कहता है कि वो अखराजात जो कि आपको अलाउड नहीं है, आप रिटर्न में क्लेम कर लेते हैं लेकिन वो आपको इनएडमिसिबल है और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। सेक्शन 21 जो है ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है और प्रॉपर अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है, लेकिन ये अमूमन इसका मिसयूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है 177 की सिलेक्शन हो केस की, कंप्लीट ऑडिट हो, तो फिर ही जो है वो सेक्शन 21 को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 122(5) में जाएंगे तो उसमें बेतहाशा जजमेंटें आ चुकी है। इस तरह ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है क्योंकि टैक्स पेयर ने एक एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में जहाँ पर ये कमिश्नर समझता है कि बहुत ज़्यादा एक टैक्स पेयर ने एक्सपेंसेस क्लेम की हुई हैं या कॉस्ट ऑफ सेल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया चूँकि इससे इनकम कम हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो यही है कि अगर उसका ऑडिट पहले हो चुका है तो फिर बोर्ड से सिलेक्शन लेकर ही आप उसका 177 का जो है वो ऑडिट, एक कंप्लीट ऑडिट कर सकते हैं। या आईटी की जिस तरह से अब जो है वो एफबीआर सिस्टम्स ले रहा है और ये सारा डाटा इकट्ठा कर रहा है एक्सपेंसेस का, तो मेरे ख्याल में इसका जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट ऑडिट होगा तो तभी पता चलेगा कि उसके कौन से एक्सपेंसेस जो है वो इनएडमिसिबल है। क्योंकि आप प्रिजम्पशन पर तो उनके एक्सपेंसेस को डिसअलाउ नहीं कर सकते, जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये उसका वो एक्सपेंडिचर है जो कि उसका है, तो फिर ही आप उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट ऑडिट, उसके रिकॉर्ड उसको देख कर ही जो है वो 122 दे और उसके बाद आप अमेंडमेंट करें और इसको डिसअलाउ करें, तो फिर ही प्रॉपर इसकी रिकवरी हो सकती है। अच्छा मलिक जलील अमान साहब, ये बताइएगा, अब एनटीएन होल्डर से परचेज कार्ड लेना पड़ेगा, आप नहीं समझते कि लोगों को इतना बड़ा मसला होगा परचेज की डाटा इकट्ठा करना, उसको जमा रखना और सेफ रखना, अगर उसका ऑडिट खुल जाएगा तो फिर क्या होगा? अच्छा यूबी साहब, ये फाइनेंस एक्ट 2025 में आई है, ये बिल्कुल आपका बड़ा अहम सवाल है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी आप परचेज करेंगे वो एनटीएन होल्डर से लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेन आपका कॉस्ट ऑफ सेल ही आपकी परचेज होती है। अगर आपने 5 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ 95 लाख की परचेज डाल ली तो 5 लाख पर तो आपने टैक्स देना नहीं है, जीरो है। मैं आपको बता, क्योंकि आपने कहना है कि जनाब इसमें 4 करोड़ 90 लाख की तो मेरी परचेज है 5 करोड़ पर, तो वो आप तो टैक्स 5 करोड़ पर नहीं देंगे। नॉन फाइलर को भी टैक्स नेट में लाने के लिए और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जिससे भी परचेज करेंगे उसका एनटीएन होल्डर होना जरूरी है। और अगर आप एनटीएन होल्डर से परचेज नहीं करेंगे तो अगर आपकी 5 करोड़ की परचेज है तो उसका 10%, मेरे ख्याल में 10% ही है कि 10% उसका इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। ये भी सेक्शन 21 में उन्होंने वो ऐड किया हुआ, इनएडमिसिबल होगा और वो आपकी इनकम बन जाएगी। सपोज आपकी 10 लाख इनकम है, आपने 5 करोड़ की परचेज उस बंदे से ली है जिसका एनटीएन ही नहीं है, तो वो 5 करोड़ का 10% 50 लाख आपके 5 लाख में ऐड हो जाएगा और आप जो है वो 55 लाख पर टैक्स देंगे। हमारे जलील रहमान साहब, अब सबसे ज़्यादा लोगों को टैक्स पेयर को 236G और 236H के नोटिस आ रहे हैं, अब इनका जो ऑडिट का तरीक़ाकार है फिर वो क्या होगा? अयूबी साहब, ये 236G और 236H फाइनेंस एक्ट 2024 में एक अमेंडमेंट पहले भी ये था लेकिन कुछ सेक्टर के लिए था। उसमें उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी, इवन उन्होंने कहा जी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इंपोर्टर, कि मैन्युफैक्चरर जब सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को, तो उसका पहले 236G में टैक्स काटेगा।
اس طرح مال آ گیا ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر, ڈیلر کے پاس. آگے وہ اگر سیل کریں گے فردر ڈیلر کو, ڈسٹریبیوٹر کو, ادر دین اینڈ کنزیومر کو یا ریٹیلر کو, یہ جو تو وہ آپ ان کا جو ہے وہ ٹیکس کاٹیں گے. تو یہ اس میں سادہ سا وہ ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ آپ کی سیل کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی سیل شو کی ہے. اگر مینوفیکچرر ہے تو اس کو 236G کا ٹیکس جو ہے وہ کنفرنٹ کروا رہے ہیں, اور آپ نے جسٹیفائڈ کرنا ہے کہ آپ نے ٹیکس کیوں نہیں کاٹا, ریزن کیا تھی. اسی طرح جو ہے وہ 236H کا کنفرنٹ کروایا جا رہا ہے, جو ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو کروایا جا رہا ہے, کمرشل امپورٹر ہے ان کو کروایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب سیل آگے کی ہے تو اگر تو انہوں نے آگے فردر ریٹیلر کو کی ہے یا ہول سیلر کی ہے تو ان کو کاٹنا ہے, یا اگر اینڈ کنزیومر کو کیا ہے یا چھوٹے ریٹیلر کو کیا ہے جن کا نہیں بنتا. ادروائز جو وہ ریلیونٹ ٹیکس ریٹس ہے وہ اس کا جو ہے 1% ہے اور شاید 2% ہے, تو وہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ چارج کریں گے. تو یہ فنانس ایکٹ 2024 میں جو کہ امینڈمنٹ آ گئی تھی, اور اس کی ریٹرن جو ہے وہ ابھی جمع ہوئی ہے 2025 کی ریٹرن. تو 2025 سے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اس کا آڈٹ ہوگا. اب دیکھیں اس پر کیا ہوتا ہے. اس پر تو میرے خیال میں ہر دوسرے تیسرے بندے کا جو ہے وہ 236G اور 236H کا جو ہے وہ نوٹس جانا ون سے. اچھا ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا جو 122(5) ہے اور 122(1) میں فرق کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ 122(1) جو ہوتا ہے انکم ٹیکس آفیسر ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, گریڈ 16, 17 اور 18 کے. ان کو اسیسنگ افسر بھی کہتے ہیں. یہ آپ کا آڈٹ بھی کرتے ہیں. سیل ٹیکس کا آڈٹ 17ویں 18ویں والا 17 اور 18 والا کرتا ہے, جبکہ انکم ٹیکس میں 16, 17 اور 18 کو علاوہ ہے کہ وہ آپ کو 122 کا ڈیفینیٹ انفارمیشن کی بیس پر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ آپ نے ریٹرن میں نہیں دی تو وہ آپ کو ڈائریکٹ نوٹس بھی ڈال سکتے ہیں 111 کا. آپ کو موقع ملتا ہے اس کو ریکنسائل کرنے. اگر آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے, ادروائز وہ 122 پہ جاتے ہیں. اسی طرح 177 کا بھی کمشنر نے پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے, یہی کرتے ہیں. جو 122(5) ہے یہ ہے ایڈیشنل کمشنر گریڈ 19 کا. یہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ یہ انکوائری نہیں کر سکتا, کمپلیٹ آڈٹ ٹیکس پیئر کا نہیں کر سکتا, لیکن اگر اسسمنٹ ارونیس اور پریجوڈیشل ٹو دی انٹرسٹ آف ریونیو ہے, آپ نے انفلو میں سپوز ڈال دیا 10 کروڑ جبکہ انکم آپ کی 50 لاکھ کی ہے اور انفلو میں آپ نے 10 کروڑ ڈال دیا ہے, تو یہ وہ اپیرنٹلی دیکھتا ہے کہ یہ ارونیس ہے, ویریفیکیشن کرتا ہے, یا آپ نے ٹرن اوور ٹیکس نہیں دیا یا کوئی ایسی ریزن جو کہ ڈیفینیٹ انفارمیشن نہیں ہے, تو وہ ان آفیسرز کے پاس جو ہے وہ ڈیفینیٹ انفارمیشن کی حد تک ہے. آڈٹ کا 122 کا ہے اور ایڈیشنل کمشنر کے پاس جو ہے وہ 122(5) کا ہے. اچھا 177 اور 122 میں پھر کیا فرق ہے؟ 170 میں ایک تو ٹیکس پیئر کی سلیکشن ہوتی ہے, پھر اس کو 177 میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بکس آف اکاؤنٹس ریکارڈ جو کہ آپ نے مینٹین کرنا ہے وہ آپ لے کر ہے, ریکارڈ وغیرہ سارا 177 میں منگوایا جاتا ہے. 170 میں جب کمشنر سلیکٹ کرتا ہے اس کا کیس تو اس کو تمام ریزن بتائی جاتی ہے. نوٹس وہ کمشنر بھی ڈائریکٹ ڈالتا ہے پہلے شروع میں 177 میں, اس کو سلیکشن کی وہ ریزن بتائی جاتی ہے. اگر جی پی میں ڈکلائن ہے, ٹرن اوور میں ڈکلائن ہے, کوئی اس کا جو ہے وہ سیکٹوریل انالیسس کرنے کے بعد ہے, کوئی اس کا سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کا ڈفرنس ہے, کنزمپشن بڑھ گئی ہے, ٹرن اوور کم ہو گئی ہے, مطلب اس ایشو پر جو ہے وہ اس کو 177 میں کیس کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر ریکارڈ بھی منگوایا جاتا ہے. اس کے بعد جو 122 ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز اس ریکارڈ میں سے نکالتے ہیں. 177 میں آپ چیزیں دیکھتے ہیں, وہاں سے جو چیز ڈیفیشنسی نکلتی ہے, اب آپ امینڈمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو امینڈمنٹ سے پہلے 122(9) کا شو کاز نوٹس ہوتا ہے, وہ آپ دیتے ہیں. وہ آپ نے چیزیں کہاں سے لی؟ 170 کے آڈٹ میں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ 122 میں اس کے اسسمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ 170 کے جواب میں بکس آف اکاؤنٹس اور ریکارڈ نہیں دیتا تو 151(D) میں آپ جاتے ہیں اور آپ بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کرتے ہیں. ملک صاحب سیکشن 111 کا جو نوٹس ہے وہ کیا ہے, کن کیسوں میں یہ نوٹسز آتے ہیں؟ سیکشن 111 اس کو عموماً آپ یہ کہہ لیں سادہ لفظ میں کہ یہ ٹیکس چوری کا ہوتا ہے, موقع دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا سر, یہ ٹیکس جس طرح سیل ٹیکس میں سیکشن 11 ہے وہ تو سب کو 11 کا وہ لگاتے ہیں نا جی, 11E ہے, F ہے, اور آپ اس میں, تو اسی طرح یہ 111 ہے. 111 امینڈمنٹ آپ کی 122 میں ہونی ہے. تو سیکشن 11 کا پہلے نوٹس جو ہے وہ نہیں جاتا تھا, پہلے ڈائریکٹ جو ہے وہ 122 کا جو ہے وہ نوٹس جاتا تھا, جو کہ قانون میں ابھی بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ 111 کا سیپریٹ نوٹس ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 122 کی طرف جائیں گے. یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, تو اس کے پیچھے موٹیو یہ ہے کہ 111 کا جب نوٹس جاتا ہے تو آپ اپنی ریٹرن کو ریوائز کر سکتے ہیں, چونکہ ابھی 122 نہیں آیا. جب 122 آپ کو آئے گا تو آپ ریٹرن اپنی ریوائز نہیں کر سکیں گے. تو 111 میں ایک یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سورس ہے یا آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں یا آپ اس چیز کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ چیز دے دیں. اور 111 جو ہے وہ پہلے کنکلوڈ ہوتا ہے, پھر 122 کی طرف جاتے ہیں.
جب 122 میں آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو ایڈیشن 111 کی کرتے ہیں, اور ایڈیشن جب 111 کی کرتے ہیں تو اس کی پھر پلنٹی بھی لگتی ہے ایکول ٹو ٹیکس ایویڈنٹ. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا, اگر کوئی افسر FBR کا اپنے آڈٹ والے کیسز کا ریویو کر سکتا ہے؟ آفیسر اگر ایک جب ٹیکس لگاتا ہے گریڈ 16 کا 17 کا 18 کا یا 122(5) کا, تو وہ اس کی ریکٹیفیکیشن 221 میں ہوتا ہے. اس آرڈر کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس نے وہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بندے نے ٹیکس دیا ہوا تھا 50 لاکھ, میں نے جب اس کو ٹیکس لگایا میں نے اس کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا, تو یہ زیادتی ہے. اس چیز کا وہ جو ہے وہ اس کی ریکٹیفیکیشن کر سکتا ہے. یہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لاسز براڈ فارورڈ تھے, میں نے اس کا نہیں دیا, اس کو ریکٹیفیکیشن کہتے ہیں. انکم ٹیکس میں ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے سیکشن 221 کی. اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے, اور اس میں یہ لگا مسٹیک اپیرنٹ آن دی فیس آف ریکارڈ. کوئی مسٹیک جو کہ ریکارڈ پر تھی اور وہ بھول گیا, تو اس حد تک اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹیکس لگا کر اس کو ختم نہیں کر سکتا. اگلا جو فورم ہوتا ہے وہ اس کی اپیل ہی ہوتی ہے. البتہ اس کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے مسٹیک کی بیس پر, اگر کوئی مسٹیک اس سے ہو گئی ہے اور وہ ریکارڈ پر موجود ہے. وہ چیز ریکارڈ پر موجود تھی جب اس نے ٹیکس لگایا, یہ نہیں کہ بعد میں وہ چیز لے کر اس کو جو ہے وہ. اگر کوئی افسر ٹیکس لگا کر فوری بینک اٹیچمنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں, ٹیکس بالکل لگا کر دیکھیں, آپ 30 دن کا ٹائم دیتے ہیں اپیل کرنے کا. تو FBR کا اپنا سرکولر ہے کہ جب تک بندے کی فرسٹ اپیل پڑھنے کا کوئی کرسو میئرز نہیں ہوگا, ایون سٹے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور ابھی تک وہ سرکولر ان فیلڈ میں ہے. اچھا ملک جلیل امان صاحب, ابھی آپ نے ایڈوانس ٹیکس کی بات کی. ایڈوانس ٹیکس کا آڈٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب کیونکہ بینکوں سے زیادہ ریکوری کی جا رہی ہے اور جب کہ آرڈر بھی پاس نہیں ہوتا. یہ بہت اہم کوشچن ہے اپنا آپ کا یوبی صاحب. تو سب سے زیادہ نوٹس جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس کا آتا ہے. آپ کو ایک ٹیکس پیئر کو سال میں سب سے زیادہ جو نوٹس آتا ہے, ہم تو آڈٹ 111 122 اس کی بات کرتے ہیں, جبکہ ہم اپنا فولڈر نہیں دیکھتے. اگر آپ کی انکم 10 لاکھ سے زیادہ ہے انڈیویجول, تو وہ اس کو سال میں 4 نوٹس آنے 147 کے. اگر آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, میں نے کی ہوئی ہے, جس نے بھی کی ہوئی ہے, آپ فولڈر دیکھیں گے تو وہ نوٹس آٹومیٹکلی وہ سسٹم پر موجود ہوں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دیتے. بعض اوقات ہماری ڈیڈکشن ہوتی ہے, ہم اس کا رپلائی نہیں دیتے. یا اگر آپ کا اگلی ڈکلائنڈ ہے, سپوز 26 میں آپ کی اتنی انکم نہیں ہوگی, تو آپ کم از کم اس کا رپلائی تو دیں. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط یہ کہوں گا کہ ایڈوانس ٹیکس کے نوٹس کا رپلائی لازمی دینا چاہیے. ڈپارٹمنٹ یہ زیادتی کرتا ہے کہ جب ایک سیکشن ایڈوانس ٹیکس کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایڈوانس ٹیکس کے نوٹس کا رپلائی نہیں دیں گے تو وہ آپ کا آرڈر بن جائے گا. یعنی کہ 147 کے ایڈوانس ٹیکس کے نوٹس کے بعد جو ہے وہ ریکوری کا نوٹس 138 کا دے دینا, یہ زیادتی ہے. اور پھر بینک اٹیچمنٹ کر دینا. آپ کو اس کا آرڈر پاس کرنا چاہیے, اور بعض اوقات سسٹم میں اس کا ٹیکس کٹا ہوتا ہے, آپ پھر اس کا کریڈٹ بھی پورا دیں. بعض اوقات سسٹم میں اس کا کنزمپشن امپورٹر ہے, مینوفیکچرر ہے, سپلائر ہے, اگر اس کا کوئی ٹیکس کٹا ہوا ہے بجلی کے بل پر, کہیں مینوفیکچر 235 کا آپ کے سسٹم پر ریکارڈ نہیں ہوتا, لیکن آپ سیل ٹیکس میں بھی تو دیکھیں کہ وہ سیل ٹیکس میں ریٹرن دے رہا ہے, وہاں پر وہ الیکٹریسٹی کلیم کر رہا ہے. جب آپ اس کا آرڈر پاس کرتے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ تھرڈ پارٹی ڈیٹا پورا استعمال کرے, اور جو اس کا بندے کی ڈیڈکشن ہے اس کا وہ دے, اور پراپر سروس کروائے, اور اس کو اپیل کا موقع دے. اس کی ریکوری جو ہے وہ فوری نہیں ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ ابھی چونکہ زیادہ باقاعدہ اس پر کوئی لیٹسٹ ججمنٹ نہیں آئی, کہ جب تک آپ اس کی آرڈر پاس نہیں کرتے, آپ نے 2025 میں 26 کا ایڈوانس ٹیکس کا آپ نے لگا دیا, آپ کو لگ جاتا ہے 2026 کا کہ آپ نے 50,000 26 میں دینا تھا, جو کہ اب آپ نے جمع نہیں کرا اور آپ کے بینک سے لے, کیا پتا 26 میں آپ کی اتنی انکم ہی نہ ہو, یا آپ کی ڈیڈکشن زیادہ ہو گئی ہو. تو میرے خیال میں یہ نوٹس جو بھی سسٹم IRS پر بنا ہوا ہے وہ ڈیفالٹ سرچارج کا ہے, کہ آپ صرف ٹیکس پیئر کو ڈیفالٹ سرچارج لگائیں. اگر اس کا 1 لاکھ کا فالٹ ہے اور اس پر ڈیفالٹ سرچارج 5,000 ہے, تو آپ اس کو صرف 205 میں ڈیفالٹ سرچارج لگائیں. وہ یہ نہیں ہے کہ پورا 26 کا بھی آپ ایڈوانس ٹیکس چارج کر لیں اور اس کے بینک سے پیسے لے جائیں. تو یہ اس کو وہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس پر جو ہے ڈپارٹمنٹ بھی چاہیے کہ وہ انسٹرکشن دے کہ ڈیفالٹ سرچارج کی حد تک کرے. ریٹرن تو ابھی اس نے دینی ہے. جی 6 سال سے وہ ٹیکس پالیسی نہیں بنی جو آڈٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے, اس کے باوجود FBR کے افسران مختلف سیکشن کے ذریعے ہر وقت کوئی نہ کوئی آڈٹ کھول دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 122(5)(a) کا, اب اس کا ریکارڈ کون سے چاہیے, اس کا گائیڈ لائن ابھی تک FBR نے نہیں دی. اس کے باوجود وہ ریکارڈ منگوائے جاتے ہیں جو بندہ جمع ہی نہیں کر سکتا. تو ان کا سولوشن کیا ہے, حل کیا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یوبی صاحب اب ڈپارٹمنٹ کے پاس کافی انفارمیشن جو ہے وہ آٹومیشن کی موجود ہے. ڈپارٹمنٹ ہر طرح سے ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. میسیجز کے ذریعے اس کو اس کے بینک اکاؤنٹ کا بتایا جا رہا ہے, میسیجز کے ذریعے اس کی ٹرن اوور کا بتایا جا رہا ہے.
जिस तरह एडवांस टैक्स का एक दफ़ा नोटिस तो आता है, ये आपकी बात ठीक है कि बाद में बाद का एक्शन गलत भी हो जाता है, लेकिन आप ये देखें कि ऑडिट 214C का भी नहीं हुआ। अगर कहीं पर 122(5) ये गलत है तो वो डेफिनेटली उस अफसर का भी जो है वो आपको बताना चाहिए कि कहाँ पर गलत है। ऑफिसर जो है 122(5) सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को आपसे पूछेगा जो कि इनफ्लो में आपने क्लेम किया हुआ और आपने उसका जवाब देना है। क्योंकि जो टैक्स पेयर टैक्स नेट में शामिल है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात टैक्स पेयर ऐसे करते हैं, वो समझते हैं मेरे वकील के पास सारा कुछ है तो रिकॉर्ड नहीं रखते, उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है? रिकॉर्ड वकील के पास नहीं होता। देखिए, वकील ने तो आपका केस प्रेजेंट करना है, रिकॉर्ड आप अपने पास रखें। रिकॉर्ड तो सेल टैक्स का रिकॉर्ड, सेल आप शो कर रहे हैं, परचेज आप शो कर रहे हैं। अब देखें ना, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपको खुद जो है वो अकाउंटेंट पर भी 100% ना चढ़े। पीछे आपने देखा है कि वो जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का बना है, तो तमाम टैक्स पेयर जी हमारे अकाउंटेंट ने ये किया। तो आपको मालकों को पता होना चाहिए कि उनकी परचेज कहाँ से है, सेल कहाँ से है, उनका HS कोड क्या है, बैंक की रिकन्सिलेशन रिकॉर्ड सारा अपने सिस्टम के साथ। ये मतलब बार बार मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास प्रॉपर रिकन्सिलेशन मौजूद है और नीचे से अगर आपको सोर्स टैक्स लग भी जाता है, सिस्टम से टैक्स लग जाता है, तो अगला फोरम है आपको अपील का, ट्रिब्यूनल का, हाई कोर्ट का। आपके पास प्रॉपर रिकन्सिलेशन रिकॉर्ड मौजूद है तो आप इंशाल्लाह केस आगे से जीत जाएंगे। आपके पास कोई 30 से 40 करोड़ का बैंक का इसके अलावा सेल का कोई डिफरेंस डिपार्टमेंट कन्फर्म करवाता है और आपके पास कोई उसका जवाब, कोई रिकन्सिलेशन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप साथ साथ जब अपना रिकॉर्ड रखेंगे, सिस्टम में रखेंगे, तो वो आगे आपको काम आएगा। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं आएगा, आगे अपील में काम आएगा, हाई कोर्ट में काम आएगा, क्योंकि फ्यूचर इसी चीज़ का है कि आपने जब रिकॉर्ड किसी भी स्टेज पर दे देना है तो आपने केस जीत जाना है। बहुत शुक्रिया मलिक जलील अमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अगर आपने टैक्स नेट में रहना है और अपने जो कौमी फरीज़ा उसको अदा करना है, रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी है, तो अपना रिकॉर्ड भी कम से कम 6 साल तक मेंटेन रखें, उसको सेफ़ रखें ताकि आप ऑडिट से बच सकें। ऑडिट का नाम शफाफियत है, ऑडिट के बाद शफाफियत आती है, निखार आता है। और निखार के लिए हर वक्त आपको तैयार रहना चाहिए। जो कंप्लाइंस दुरुस्त करता है उसको ऑडिट से कभी नहीं डरना चाहिए। और FBR के अफसरान इतने बुरे नहीं हैं, जब आप उन्हें रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।